में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल साइंस ईवीएस का एईसी का थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1, यानी कि ये सैम 1 और सैम 2 वालों के लिए। तो अगर ये तुम्हारे पास सेमेस्टर 1 में तो तुम भी इसे देख सकते हो, या फिर तुम्हारे पास सेमेस्टर 2 में तो तुम देख सकते हो इसे, ठीक है। इसमें सारा हम नोट्स देखेंगे, सारा वन शॉट देखने वाले हैं सारे नोट्स, एंड पीवाईक्यूज भी लास्ट में देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, एंड वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो देखो, इसमें सारा यूनिट पहले हम कवर करेंगे, फिर लास्ट में पीवाईक्यूज देखेंगे, ठीक है। तो तुम्हारे पहले यूनिट नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू द एनवायरमेंटल साइंस ईवीएस। अब ईवीएस होता क्या है, एनवायरमेंटल साइंस होता क्या है? अब इसके नाम से ही पता चलता है कि एनवायरमेंटल साइंस मतलब हम यहाँ पे किसकी स्टडी कर रहे हैं, एनवायरमेंट की स्टडी कर रहे हैं। और एनवायरमेंट में क्या इंट्रैक्शन होता है ह्यूमंस और एनवायरमेंट का, तो ये सारा हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, तो इसे बोलते हैं ईवीएस। और ये तुम्हारे एईसी का सब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या होता है ये एनवायरमेंटल साइंस? EVS is the study of the interaction between the humans and the environment. It is multidisciplinary and focuses on the understanding natural processes, human impacts and sustainable solutions. तो जो environment पे क्या असर पड़ता है humans के इम्पैक्ट की वजह से, जैसे ह्यूमन से डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, या फिर जैसे कि अब लैंड को या फिर इन्वायरमेंट को, नेचर को किस तरीके से वो लोग बर्बाद कर रहे हैं, या फिर कैसे यूज कर रहे हैं, वहाँ के रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज को जैसे पेड़ पौधा कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आती है, एंड इसमें जो क्या इन्वायरमेंट के प्रोसेसेस होते हैं वो सब कुछ आते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें हम ईवीएस में देखते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। और इसका नेचर मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर होता है। क्या होता है? मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर होता है ईवीएस का, इन्वायरमेंटल साइंस का। तो ये क्यों होता है इसका इतना, यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर क्यों होता है? तो देखो, इसलिए होता है इसका क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब ईवीएस में बायोलॉजी भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, फिजिक्स भी आती है, ज्योग्राफी भी आता है। जैसे बायोलॉजी में इकोसिस्टम हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया। तो ये सारी चीजें तुमने 10th में भी पढ़ी होगी, ठीक है। ये सारी चीजें 10th में पढ़ी होगी तुमने, यहाँ पे 12th में भी पढ़ी रखी होगी। जो साइंस वाले उन्होंने पढ़ रखी होगी 12th में भी, और जो बाकी बच्चे बाकी ने, ठीक है, 10th में भी पढ़ रखा होगा, जो इकोसिस्टम क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, स्पीसीज इंटरेक्शन वगैरह क्या होता है, तो ये बायोलॉजी में आता है, ठीक है। एंड केमिस्ट्री में कि कैसे वो नुकसान पहुंचा रहा है, इसका टॉक्सिकोलॉजी, केमिकल साइकिल जितने भी आते हैं ना, जैसे कि वो तुमने पढ़ा होगा ना, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, तो ये सारा हो गया, वो इसमें आता है। पॉल्यूशन एनालिसिस हो गया, और जो गैसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से जो होते हैं एमिशन वगैरह, जो गैसेस के होते हैं ना, वो सारे केमिस्ट्री में आ जाते हैं। और फिजिक्स, जैसे कि एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया, क्लाइमेट चेंज, तो ये फिजिक्स में आ गया। और इसका मॉनिटरिंग करना फिजिक्स में आ गया। ज्योग्राफी में आ गया लैंड फॉर्म्स, बायोम्स, रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का कैसे यूज करना है, रिसोर्सेज मैपिंग। तो ये सारी चीजें इसमें ज्योग्राफी में आ गया। और एरिया, जो इसका सारी चीजें, बायोम्स, लैंड फॉर्म, डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का, ठीक है, तो ये सारा ज्योग्राफी में आ जाता है। तो इसलिए इसे बोलते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर होता है ईवीएस का, एनवायरमेंटल साइंस का। तो इससे एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं कि इसे पढ़ने के बाद ना तुम्हें दूसरे वीडियोस पे जाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। एंड तुम्हारा पेपर भी यहीं से पूरा बनकर आएगा, तो इसे लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। और इकोनॉमिक्स भी आता है इसमें, जैसे कि मैनेजमेंट कैसे करना है रिसोर्स का, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिससे हम रिसोर्सेज का एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंटली यूज कर सके, और आगे की जनरेशन के लिए भी, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रख सके, ठीक है। एंड ज्यादा फालतू का यूज ना करे, रिसोर्सेज को वेस्ट ना करे, ठीक है। और कैसे मैनेज करे उसे, और बाकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सके, तो ये इकोनॉमिक्स में भी आता है। बाकी सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी मतलब ह्यूमन के बिहेवियर को, ह्यूमन के जैसे बिहेवियर हो गया, या फिर मैनकाइंड को स्टडी करने को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। और ह्यूमन को, बेसिक ह्यूमन इंटरेक्शंस, ह्यूमन को स्टडी करने को बोलते हैं सोशियोलॉजी। तो ये सारी चीजें इसमें भी हम यानी स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। ईवीएस में ह्यूमन बिहेवियर, इन्वायरमेंटल एथिक्स, कम्युनिटी मैनेजमेंट। और पॉलिटिकल साइंस में भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो लॉज है, जो कानून है, ठीक है, और कुछ पॉलिसीज बनाई गई थी, कब से लॉज कब आए थे, ठीक है। और गवर्नेंस हो गया, जो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस तुमने पढ़ा होगा ना पॉलिटिकल साइंस में। और बाकी लॉज भी पढ़ रखे होंगे कुछ। और जैसे नर्मदा आंदोलन, बहुत सारे, ठीक है। तो जो भी बहुत सारे आंदोलन वगैरह इसमें आए थे, इन्वायरमेंटल लॉज आए थे, कैसे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, और भी बहुत सारी चीजें, सोलर एनर्जी को कैसे वो बचा के रखना है आगे के यूज के लिए, तो ये सारी चीजें इसमें
एनवायरमेंटल लॉज में आता है, बाकी गवर्नेंस में भी आता है, एनवायरमेंटल गवर्नेंस में, एंड इससे रिलेटेड कुछ पॉलिसीज भी बनाई गई थी, तो पॉलिटिकल साइंस में ये सारा आता है। एंड देन इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो इंजीनियरिंग में आ गया तुम्हारा वेस्ट मैनेजमेंट एंड इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, एनवायरमेंटल से रिलेटेड कैसे एनर्जी बचाना है, कैसे रिसोर्सेज को मैनेज करना है, बचाना है आगे के जनरेशन के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। तो टेक्नोलॉजीज जो जितनी भी होगी ना, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, तो ये सोलर पैनल वगैरह तुमने सुन रखा होगा ना, तो रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज में इंजीनियरिंग में भी, तो इसलिए इसका जो नेचर होता है ईवीएस का, इन्वायरमेंटल साइंस का, वो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है ईवीएस सब्जेक्ट का, तो ये हम इससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम समझ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम समझ सकते हैं, हम इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, सॉल्यूशन सस्टेनेबल रिलेटेड, एंड पॉलिसी बनाना, लॉज बनाना, एनवायरमेंटल गवर्नेंस क्रिएट करना, एंड पब्लिक अवेयरनेस एंड द एजुकेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अब क्या कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट में, तो पहले तो एटमॉस्फेयर होता है, तो एटमॉस्फेयर मतलब जो एयर होता है ना, एयर का लेयर होता है अर्थ के चारों तरफ, तो हो गया एटमॉस्फेयर। तो उसमें और क्या क्या आते हैं, ट्रोपोस्फेयर आता है इसमें, स्ट्रेटोस्फेयर आता है, मेसोस्फेयर आता है, ठीक है, और थर्मोस्फेयर आता है। तो जो अर्थ के चारों तरफ जो एयर की लेयर होती है उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और इसमें ये सब लेयर्स आते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, यूवी से बचा के रखता है, शील्ड प्रोवाइड करता है, यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, एंड क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। फिर नेक्स्ट हो गया हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर नाम से पता चला कि पानी से रिलेटेड है, तो जो वाटर बॉडीज भी जितनी भी होती है ना अर्थ पे, तो वो सारा हाइड्रोस्फीयर में आ जाता है, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर, ओशंस, तो जो भी पानी से रिलेटेड हो गया तो सब इसमें आ जाता है। इसका क्या रोल होता है, तो एक्वाटिक लाइफ को, जो पानी में जो रहते हैं ना जीव जंतु, तो उन्हें बचा के रखता है, उनकी लाइफ को सपोर्ट करता है, और वाटर साइकिल में रोल प्रोवाइड करता है, और ह्यूमन कंजप्शन में जितना ह्यूमन यूज करे पानी वगैरह। बाकी लिथोस्फेयर क्या होता है, तो लिथोस का मतलब ना लैंड से रिलेटेड होता है, तो जो अर्थ की सॉलिड क्रस्ट और सॉइल होता है ना, लैंड होता है, वो लिथोस्फेयर में आ जाता है। ये मिनरल्स प्रोवाइड करता है, लैंड प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर के लिए, एंड हैबिटेट फॉर द स्पीसीज। नेक्स्ट है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होता है, तो जो ऐसा जोन जहाँ पे ये तीनों मिलके इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि लिथोस्फेयर भी हो गया, लैंड और वाटर हो गया, एटमॉस्फेयर एयर हो गया, तो लैंड एयर वाटर जो होता है ये इंटरेक्शन करते हैं ना एक जोन पे, जहाँ पे तो लाइफ के जोन में, तो उसे बोलते हैं बायोस्फेयर। तो इसमें ये तीनों इंक्लूड होता है, तो इसमें सारे लिविंग बींग्स आ जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, एंड ये फूड चेन्स को सपोर्ट करता है, इकोसिस्टम को एंड बायोडिवर्सिटी को। और फिर इसका स्कोप है ईवीएस का, एनवायरमेंटल साइंस का, इनका इंपॉर्टेंस है, तो स्कोप इसका ये है कि इसमें पॉल्यूशन में स्टडी करा जा सकता है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और एक्सेट्रा, एंड नेचुरल रिसोर्सेज का बारे में पढ़ा जा सकता है, और रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा जा सकता है, कैसे उसका मैपिंग करना है, कैसे यूज करना है एफिशिएंट वे में, एंड क्या बायोडिवर्सिटी होती है, क्या इकोसिस्टम होता है, तो ये सारी चीजें, और ह्यूमन की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है इकोसिस्टम पे, जैसे कि अब जैसे सोइल इरोजन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, जैसे कि ह्यूमंस वगैरह अपने जानवरों को क्या करते हैं, जो कैटल जो होते हैं उन्हें उन्हें क्या करते हैं, ज्यादा मतलब घास वगैरह खिलवा देते हैं, ओवर ग्रेजिंग पूरे लैंड को वो कर देते हैं, ठीक है। और बाकी जैसे पेड़ पौधे काट दिया तो डिफोरेस्टेशन हो गया, ठीक है। तो सारे जितने भी ह्यूमन इम्पैक्ट होते हैं, और वो जैसे पॉल्यूशन वगैरह भी तो ह्यूमन क्रिएट करते हैं, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन, वाटर में कुछ फेंक देते हैं वगैरह, तो पॉल्यूशन, और एयर में फैक्ट्रीज वगैरह में की वजह से क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वेस्ट वगैरह होता है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। और बाकी बाकी इसमें ये भी पढ़ते हैं हम, ये भी स्कोप ऐसा कि प्लान हम इसमें प्लानिंग कर पाते हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का, और स्ट्रेटजीज, ठीक है। एनवायरमेंटल रिलेटेड जो स्ट्रेटजीज है, जो मैनेजमेंट कर सकते हैं जिस वे में हम, वो सारा इसमें आ जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंस होता है, ह्यूमन हेल्थ को बचा सकते हैं, एनवायरमेंट को बचा सकते हैं, इकोसिस्टम को बचा सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट कर सकते हैं, एंड पॉलिसीज ला सकते हैं इससे रिलेटेड, लॉज वगैरह, एंड कंजर्वेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, कि ताकि कोई डिजास्टर ना आए, और बाकी अवेयरनेस को इनहेंस कर सकते हैं लोगों के बीच में, एंड एजुकेशन प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। एनवायरमेंटल रिलेटेड एजुकेशन इसलिए इसे लाया गया था, ठीक है, ये सब्जेक्ट इसलिए आया था जो ईवीएस है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो मैंने बता ही दिया था कि ऐसा डेवलपमेंट होता है जिससे रिसोर्सेज का एफिशिएंट वे में यूज करना, ज्यादा यूज नहीं करना, ठीक है, ओवर कंजप्शन नहीं करना,
उतना ही यूज करना जितना जरूरी है, ठीक है, ताकि आगे के जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए बच सके, ठीक है, बिना कॉम्प्रोमाइज करे आगे के जनरेशन के लिए भी बचाया जा सके रिसोर्सेज को, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया, इसमें बहुत सारे गोल्स थे, ठीक है। तो तुम ना कुछ याद कर लेना, ठीक है, जैसे कि मान लो ये 5-6 याद कर लेना तुम। तो जैसे ये क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो गया, एंड अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, एंड बाकी पॉवर्टी हो गया, ठीक है, एंड इक्वालिटी हो गया, तो ये भी है, ठीक है, ये मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा बता दिया। बाकी और भी होते हैं, टोटल 17 गोल्स होते हैं जो कि यूएन ने दिया था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन यूएन ने दिया था, एंड 2015 में दिया था, ठीक है। एंड उन्होंने क्या बोला था कि जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब तक अचीव कर लेंगे, 2030 तक कर लेंगे हम, ठीक है। और ये फिर इसका इम्पोर्टेंस होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को इंटीग्रेट करता है, और सोशल इंक्लूजन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है, एंड इंकरेज करता है ग्लोबल कॉपरेशन को एंड लोकल एक्शन को, ठीक है। तो तुम्हारा यूनिट 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, देन यूनिट 2 देखते हैं। तो इसमें इकोसिस्टम एक ऐसा कम्युनिटी होता है जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है वो फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है और एक बेसिक यूनिट बनाती है इकोलॉजिकल स्टडीज का, ठीक है। बाकी इकोसिस्टम क्या होता है, यहाँ पे बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स आते हैं। जैसे कि बायोटिक में जैसे लिविंग बींग्स हो गए, ऑर्गेनिज्म हो गए, ह्यूमन वगैरह हो गए। अबायोटिक में जैसे कि वाटर, लैंड, एयर, तो ये सब अबायोटिक में आ गए, तो वो लोग इंटरेक्शन जो होता है ना, तो उसे बोलते हैं इकोसिस्टम। एंड कॉइन्ड बाय द, ये दिया किसने था ये टर्म, एजी ट्रांसली ने दिया था, ठीक है, एजी ट्रांसली ने दिया था 1935 में, तो ये भी याद रख लेना, ठीक है, नाम। एंड इम्पोर्टेंस क्या है इसका, लाइफ को सपोर्ट करता है थ्रू द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड द एनर्जी फ्लो, एंड मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को, एंड प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स आ जाता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसमें प्रोड्यूसर जो आता है जो कि ऑटोट्रॉफ्स होता है, जो कि अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है, जैसे प्लांट्स हो गया, एल्गी हो गया, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, सनलाइट के थ्रू बनाते हैं। एंड कंज्यूमर हो गया जो कि दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं इसे। जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर हो गया हर्बीवोर्स, काऊ, रैबिट जो कि घास वगैरह खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया जो कि कार्निवोर्स हो गए, जैसे कि स्नेक्स, फॉक्स वगैरह हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये जब तो ये किसी भी चीज को खा लेते हैं, जैसे कि अब रैबिट हो गया, कुछ भी हो गया, जैसे कुछ भी उन्हें दिखता है तो वो कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है। ये छोटे मोटे कीड़ा वगैरह हो गया, कुछ भी खा लेते हैं वो, या कुछ मांस वगैरह उन्हें दिख रहे हैं ना, तो वो खा लेते हैं। बाकी टर्शियरी कंज्यूमर्स में टॉप कार्निवोर्स आते हैं, जैसे टाइगर्स, ईगल्स। तो ये होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब स्नेक्स या फॉक्स को ही खा गए मान लो, ठीक है। एंड डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो फंगी और बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और रिसाइकल कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है, तो इसमें नॉन लिविंग एनवायरनमेंट आ जाता है, जैसे कि सॉइल, वाटर, लैंड, एयर, सनलाइट, मिनरल्स एंड टेम्परेचर, ठीक है। और ये स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। फिर इसके क्या फंक्शंस होते हैं इकोसिस्टम का, तो एक इससे एक एनर्जी फ्लो मेंटेन हो पाती है, जैसे कि सनलाइट से क्या हुआ, प्रोड्यूसर ने खाना बनाया, अपने प्लांट्स वगैरह ने खुद खाना बनाया, एंड देन प्रोड्यूसर जो हो गए उसे कंज्यूमर ने ले लिया, फिर कंज्यूमर के बाद फिर वो क्या है, डीकम्पोजर, तो मतलब जो उनका मास वगैरह था उसे डीकम्पोजर ने क्या किया, वो कर दिया, न्यूट्रिय जैसे कि न्यूट्रिएंट्स उसमें से ब्रेक डाउन कर लिया, ठीक है। फिर ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का प्रोसेस आ जाता है, इसमें कुछ साइकिल होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन साइकिल वगैरह होते हैं जो कि मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम बैलेंस को। एंड इसमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गया जो कि इसका मतलब होता है रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द प्रोड्यूसर्स। फिर इसमें इकोलॉजिकल सर्विसेज आ जाती है, जैसे कि प्योरिफिकेशन ऑफ द वाटर, सॉइल फॉर्मेशन, एयर एंड क्लाइमेट रेगुलेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है फूड चेन्स क्या होते हैं एंड फूड वेब्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फूड चेन एक क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एंड ये एक लीनियर सीक्वेंस होता है एनर्जी फ्लो का, जैसे कि फ्रॉम प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, देन कंज्यूमर से डिकम्पोजर, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, तो तुम लोग इसे ऐसे ही लिखना, जैसे कि ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, फिर ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है, फिर फ्रॉग को स्नेक, फिर स्नेक को ईगल खाता है। तो एक सीक्वेंस वाइज चलता रहता है, लीनियर सीक्वेंस वाइज, तो इसलिए इसे यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉलो होता है, ठीक है। फूड वेब क्या होता है, अब फूड वेब वो हो गया कि अब बहुत सारे फूड चेन से एक
कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क बन गया है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क बन गया बहुत सारे फूड चेन्स को मिला के, तो उसे बोलते हैं फूड वेब। तो यहाँ पे मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप्स शो होते हैं एंड यहाँ पे मल्टी डायरेक्शनल एक तरीके से शो होता है। बाकी ये स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है एंड रेजिलाइंस को इकोसिस्टम है, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल्स में आ जाता है प्रोड्यूसर जो कि ऑटोट्रॉफ्स होता है, प्राइमरी कंज्यूमर हेर्बीवोर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है। एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स जो कि टॉप कार्निवोर्स होते हैं, तो अपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं। एंड जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं किसी न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है, तो रिसाइकल करते हैं वो। नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। तो ये एक ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस होता है स्पीसीज के कंपोजिशन में, ठीक है, एंड एन इकोसिस्टम ओवर द टाइम। जैसे कि टाइम टू टाइम जो इकोसिस्टम में चेंजेस आते रहते हैं ना और स्पीसीज का कंपोजिशन होता रहता है, तो जो चेंजेस आते हैं वो होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। तो जैसे कि मान लो प्राइमरी सक्सेशन में क्या होगा, बेयर डॉग्स पहले बेयर डॉग्स था, ठीक है, फिर सॉइल फॉर्मेशन हो गया, फिर पियोनियर स्पीसीज आए, फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो प्राइमरी सक्सेशन हो गया, एग्जांपल लाइक इन सिमॉस, फिर मॉस से ग्रास, ग्रासेस, श्रब्स एंड देन फॉरेस्ट, ठीक है। तो क्या हो गया, ये एक सक्सेशन हो गया, ठीक है। पहले बेयर डॉग्स से सॉइल, फिर ये पियोनियर स्पीसीज बना, फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन गया, ठीक है। तो ये एग्जांपल है। एंड सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, ऑन प्रीवियसली वेजिटेटेड लैंड डिस्टर्ब बाय द ह्यूमंस और द नेचुरल इवेंट्स। तो बात ये फास्ट उसी की तरह होता है, लेकिन ये थोड़ा इसमें लैंड डिस्टर्ब भी होती है ह्यूमन और नेचुरल इवेंट्स के द्वारा, ठीक है। जैसे कि नेचुरल इवेंट्स हो गए, जैसे कि अब जैसे कि मान लो ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गया, फिर कोई सा डिजास्टर, जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह हो गया, कुछ भी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है लैंड, तो ये फास्टर होता है देन द प्राइमरी सक्सेशन, तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। अब इसमें स्टेजेस क्या होते हैं, तो बेयर रॉक में होता है कि colonized बाय द लाइकन्स एंड एल्गी, ठीक है। तो पियोनियर स्पीसीज हो गया, फिर वेदरिंग प्रोड्यूसेस सॉइल, फिर सॉइल से मॉसेस फर्न्स ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। फिर ग्रासेस एंड श्रब्स से जो कि हर्बीवोर्स को सपोर्ट करते हैं, उससे फिर उसके बाद ट्रीज ग्रोज होते हैं, फिर क्लाइमेक्स फॉरेस्ट होता है वो बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे सक्सेशन, ये प्रोसेस इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, वो प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं। तो इसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया जहाँ पे डेंस वेजिटेशन होता है, हाई बायोडाइवर्सिटी होता है, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेकेडियस कॉनिफेरस फॉरेस्ट हो गया, ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, जैसे कि डोमिनेटेड बाय द ग्रासेस, सीजनल रेनफॉल, तो इसमें लार्ज हर्बीवोर्स सपोर्ट करते हैं एंड कार्निवोर्स, इसमें एग्जांपल इंडियन सवानास हो गया। फिर डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया जो कि यहाँ पे होता है स्पार्स वेजिटेशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, जो कि प्लांट अडेप्टिव होता है, अडेप्टेड टू द स्टोर वाटर, कैक्टी। एंड व्हाट इज एक्वाटिक इकोसिस्टम, तो यहाँ पे एक्वाटिक जो होते हैं ना, एक्वाटिक एनिमल्स हो गए, जैसे कि एंड जैसे फ्रेश वाटर में लेक्स, रिवर, पॉन्ड्स में जितने भी होते हैं ना, तो वहाँ पे जो एक्वाटिक जो होते हैं एनिमल्स, तो वो उनके लिए होता है, ठीक है, इकोसिस्टम। और बाकी मरीन में भी ओशन हो गया, कोरल रीफ्स हो गया, स्टोरीज हो गया, तो वो सब आ जाता है, ठीक है। तो एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है, रेगुलेट करता है ग्लोबल क्लाइमेट को। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस। तो नेचुरल रिसोर्सेज का ऐसा मटेरियल, ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि नेचर में पाया जाता है और बहुत जरूरी होता है ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल आता है। तो फिर इसमें लैंड रिसोर्सेज टाइप हो गया जो कि सॉइल को एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है, और फॉरेस्ट हैबिटेशन फॉर द स्पीसीज, और एक सोर्स होता है ऑफ मिनरल्स एंड रॉ मटेरियल्स। तो इसमें क्या इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि सॉइल इरोजन हो गया, टॉप सॉइल जो होता है वो विंड या फिर वाटर या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से रिमूव हो गया, ठीक है। तो सॉइल इरोजन हो गया, जो टॉप लेयर रिमूव हो जाता था वो, और ये होता है क्यों, डिफॉर्टेशन, ओवर ग्रेजिंग एंड एग्रीकल्चर की वजह से, ठीक है, स्लोप्स पे। और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, सेडिमेंटेशन इन द रिवर्स एंड डिजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट है डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, अब जो फर्टाइल लैंड होता है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, ड्यू टू द वेरिएशंस इन द क्लाइमेट एंड द ह्यूमन एक्टिविटीज। तो उसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन हो जाता है एंड कॉजेस क्या होते हैं इसके, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, पेड़ पौधे काटने की वजह से, एंड ओवर ग्रेजिंग, जैसे कि कैटल वगैरह हो गए ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो एंड इम्प्रॉपर इरिगेशन की वजह से पानी में जो इरिगेशन है ना, इरिगेशन होता है ना, जो सिंचाई करते हैं, जो पानी प्रोवाइड करते हैं ना, वो जो क्रॉप वगैरह में, तो वो नहीं मिलता है सही से, तो जो फर्टाइल होती है लैंड होती है वो इनफर्टाइल बन जाती है।
फिर वो कन्वर्ट हो जाती है डिजर्टिफिकेशन में, ठीक है। तो प्रोसेस को बोलते हैं डिजर्टिफिकेशन, ट्रांसफॉर्म हो जाता है तब। एंड प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? अफॉरेस्टेशन यानी कि वो जो पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन से अफॉरेस्टेशन हो जाएगा। और बाकी सॉइल को कंजर्व करके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करके, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट करके। देन नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेज का होता है, इंपॉर्टेंस है ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन एंड इंडस्ट्रियल यूज, हाइड्रो पावर मेंटेन करता है एक्वाटिक इकोसिस्टम को। इसमें की इश्यूज हो गए ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव विड्रॉल फॉर द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड अर्बन यूज, ठीक है। तो जो एक्सेसिव यूज करते हैं ना एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज का, अर्बन यूज करते हैं, उसे बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो वाटर टेबल होता है वो लोअर हो जाता है एंड डिप्लीशन हो जाता है रिवर एंड लेक का, ठीक है। तो कुछ वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स आए थे इंडिया में, जैसे कि जिसमें क्या होता है डिस्प्यूट अमंग द स्टेट्स ओवर रिवर वाटर शेयरिंग। तो वाटर शेयरिंग के लिए, ठीक है, वहाँ पे लड़ाई हो गई थी दो स्टेट्स वगैरह के बीच में। जैसे कि मान लो कई स्टेट्स में हुआ था एक रिवर को लेके जिस लड़ाई, जैसे कि कावेरी रिवर को लेके कर्नाटक और तमिलनाडु, कृष्णा रिवर को लेकर, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। फिर इसके लिए फिर इसके लिए क्या करा, इसके लिए कुछ एग्रीमेंट्स बनाए गए थे, इंटर स्टेट एग्रीमेंट्स एंड रिवर वाटर ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे, ठीक है। तो कुछ मतलब वो बना दिए गए थे ना, एग्रीमेंट बना दिया गया था कि ये लोग यूज कर सकते हैं, ये लोग नहीं कर सकते, या फिर इतना इतना टाइम यूज कर सकते हैं, ताकि दोनों का ही फायदा हो। अब एनर्जी रिसोर्सेज में आ जाता है रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो जो जिसका लेस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ता है एंड नेचुरली रिप्लेनिश्ड होता है, तो रिन्यूएबल हो जाता है, जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, बायोमास, जियोथर्मल। और इसका बेनिफिट क्या होता है, लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। एंड नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है, जो फिनिट रिसोर्सेज होती हैं एंड मिलियन ईयर लग जाते हैं इसे, ठीक है, फॉर्म होने में। एंड जैसे कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैसेस हो गया और न्यूक्लियर हो गया, ठीक है। न्यूक्लियर गैस तुमने सुना होगा ना, न्यूक्लियर गैसेस वगैरह हो गए। इसमें इश्यूज क्या होते हैं, पॉल्यूशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग एंड हैबिट डिस्ट्रक्शन की वजह से ये क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, क्योंकि बहुत लिमिटेड है ना। और इसे बनने में भी बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है। और सस्टेनेबल यूज कर कैसे कर सकते हैं इसका, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करके, कंजर्वेशन करके, एनर्जी का एफिशिएंसी वे में यूज करके इसे, ठीक है, एंड फॉसिल फ्यूल का रिडक्शन करके। इम्पैक्ट ऑफ द माइनिंग एंड डैम्स। तो माइनिंग क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिनरल्स लीड्स टू डिफॉर्टेशन, सॉइल इरोजन एंड वाटर पॉल्यूशन एंड हैबिटेट लॉस। तो मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन की वजह से होता है कि पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, फिर सॉइल इरोजन, टॉप लेयर रिमूव हो जाती है सॉइल की, फिर वाटर पॉल्यूशन या फिर हैबिटेट लॉस होने लगता है। एग्जाम्पल कोल माइनिंग हो गया, एयर पॉल्यूशन एंड लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। एंड डैम्स क्या होता है, डैम्स को बनाया जाता है इरिगेशन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है, एंड हाइड्रो पावर, फ्लड कंट्रोल करने के लिए, बाढ़ आ जाए तो, ठीक है। बाकी पॉजिटिव इसका क्या होता है इम्पैक्ट, कि वाटर प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। बट नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट इसका इमर्जेंस ऑफ द फॉरेस्ट विलेजेस, डिस्ट्रप्शन ऑफ द एक्वाटिक इकोसिस्टम एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कम्युनिटीज। अब डैम्स बनता है तो कईयों का घर वर भी तो नुकसान हो जाता है उनका, तो इसलिए, ठीक है। बाकी एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन आ जाता है, जैसे एग्जांपल हो गया नर्मदा डैम एंड टहरी डैम, ठीक है। यूनिट नंबर 4 है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो पॉल्यूशन क्या होता है, ये एक ऐसा हार्मफुल सब्सटेंसेस होता है या फिर एनर्जी होता है जो कि एनवायरमेंट में बहुत ही एडवर्स इफेक्ट शो करते हैं और कॉज करते हैं, जैसे कि ह्यूमंस पे, प्लांट पे, एनिमल्स में एंड इकोसिस्टम पे, ठीक है। अब टाइप्स हो गए एयर पॉल्यूशन, जो कि एयर में अगर पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन हो गया। तो इसमें आ जाता है जैसे कि डस्ट और स्मोक हो गया, गैसेस जैसे कि CO2, CO, SO2, NO2, मीथेन हो गया, ठीक है। बाकी जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट ऑक्साइड हो गया, और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। एंड फिर तुम्हारा स्मोक हो गया, स्मोक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्मोक एंड फॉग, जैसे स्मोक बोलते हैं, तो ये सारा एयर पॉल्यूशन में आ जाता है। इंडस्ट्रियल एमिशन की वजह से होता है ये, व्हीकल एग्जॉस्ट की वजह से, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। इफेक्ट क्या पड़ते हैं इसके, सांस लेने में तकलीफ होता है, जैसे पहले से बीमारी है तो उसे भी हो सकती है, ठीक है। और एसिड रेन होता है इसकी वजह से, एयर पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है। क्योंकि अब जो ये हार्मफुल गैसेज हैं एयर के थ्रू ही तो जाएगा, तो इससे एसिड रेन ऊपर, ठीक है, एसिड रेन हो सकता है, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स वगैरह वो खराब हो जाएंगे, जैसे कि
और ताजमहल तुमने सुना होगा, ताजमहल येलोइश पड़ गया था तो एसिड रेन की वजह से पड़ा था, ठीक है। एंड ग्लोबल वार्मिंग भी इसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से फिर ग्रीन हाउस एमिशन ज्यादा होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा, ठीक है। बाकी ओजोन लेयर भी डिप्लीशन हो सकता है। तो इसका कंट्रोल मेजर्स क्या है? क्लीन फ्यूल्स एमिशन स्टैंडर्ड्स, अफॉर्टेशन एंड ग्रीन बेल्ट्स, ठीक है। अब है नेक्स्ट है वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर बॉडीज को कॉन्टेमिनेशन गंदा कर देना, ठीक है, हार्मफुल सब्सटेंसेस के द्वारा, जैसे कि मान लो उसमें कुछ भी फालतू की चीजें फेंक दिया, या फिर डोमेस्टिक सीवेज उसमें जा रहा है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स उसमें जा रहा है, जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होते हैं एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ भी उसी में जा रहा है, तो उस वजह से वो खराब हो जाता है, ठीक है। इससे इफेक्ट क्या आता है? यूट्रोफिकेशन, ठीक है, यूट्रोफिकेशन आता है जैसे, और वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल ज्यादा हो जाता है, और बाकी उसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड वगैरह ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, जो एक्वाटिक लाइफ होता है वो मर जाते हैं, ठीक है। जो जो वहाँ पे मछलियाँ या फिर कोई सा भी एक्वाटिक एनिमल होती है वो मर जाते हैं, ठीक है। और बहुत अनसेफ होता है वो, पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता, और लोग भी उससे अगर पियेंगे तो मर सकते हैं। बाकी इसके कंट्रोल मेजर्स क्या है? कुछ प्लान इफ्लेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लाने चाहिए, ठीक है, और सीवेज ट्रीटमेंट करना चाहिए, रिसाइकलिंग करना चाहिए। बाकी रिवर को क्लीन अप प्रोग्राम लाने चाहिए, जैसे कि गंगा एक्शन प्लान। सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है? अब जब सॉइल गंदा हो जाए, कॉन्टेमिनेशन हो जाए किसी केमिकल या वेस्ट के द्वारा, तो सॉइल पॉल्यूशन हो गया, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंडस्ट्रियल माइनिंग वगैरह, जो कि सॉइल में छिड़का जाता है, फिर डाला जाता है, ठीक है, उपजाऊ करने के लिए, प्लांट्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन कभी कभी वो नुकसान भी कर देते हैं, ठीक है। इसके इफेक्ट पड़ते हैं कि फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है और टॉक्सिक एक्यूमुलेशन हो जाता है क्रॉप में, एंड इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। तो कंट्रोल मेजर्स में आ गए, जिसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गया, इसमें प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग आ गया, ठीक है। बाकी फाइटो रेमिडिएशन, जैसे प्लांट्स जो कि टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नॉइज पोल्यूशन आ गया, जो अनवांटेड और हार्मफुल साउंड होता है जो कि हेल्थ को इफेक्ट करता है। सोर्सेज हो गए, जैसे कि ट्रैफिक, इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, लाउड स्पीकर्स, से क्या इफेक्ट होते हैं? हियरली, इससे हो सकता है कि जो होता है ना, हियरिंग लॉस हो सकता है, सुनाई नहीं देगा, ठीक है, और बहरे हो जाएंगे, ठीक है, या फिर स्ट्रेस हो सकता है नॉइज पोल्यूशन की वजह से, या फिर इंसोम्निया हो सकता है, नींद नहीं आएगी, ठीक है, अनिद्रा, ठीक है, नींद की बीमारी, और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यानी कि हार्ट रिलेटेड डिसीज हो सकते हैं, प्रॉब्लम हार्ट में आ सकता है, ठीक है, और सांस लेने में दिक्कत, या फिर बीपी हाई या फिर लो, ठीक है। और फिर साउंड बैरियर्स हो गए, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, ये सब चीज से इसे मेजर कर कंट्रोल करा जा सकता है, ठीक है। और अर्बन प्लानिंग करके, ग्रीन जोन्स क्रिएट करके, एंड पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करके। नेक्स्ट न्यूक्लियर हजार्ड्स क्या होता है, ठीक है, तो जो रेडिएशन आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, एक्सीडेंट से, टेस्टिंग से, तो वो इसी में आ जाता है। इसके इफेक्ट क्या पड़ते हैं? जेनेटिक म्यूटेशन, कैंसर, एनवायरमेंटल कॉन्टेमिनेशन। इससे क्या हो सकता है? इससे न्यूक्लियर पावर प्लांट रेडिएशन ज्यादा होने की वजह से क्या हो सकता है? म्यूटेशन, जेनेटिक म्यूटेशन क्रिएट हो सकता है, जिससे बहुत सारी बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस ये याद रख लेना कि इससे बीमारी, जेनेटिक म्यूटेशन हो सकता है। बाकी कैंसर एक इसका एग्जाम्पल अच्छा है, ठीक है। और बाकी कंट्रोल मेजर्स हो गया, जैसे कि, और वैसे जरूरी नहीं कि कैंसर सिर्फ इसी वाले से हो, ठीक है, न्यूक्लियर हजार्ड से ही हो, एयर पॉल्यूशन वगैरह से भी तो रेस्पिरेटरी रिलेटेड कैंसर हो सकता है, जैसे कि लंग कैंसर हो गया या फिर थ्रोट कैंसर हो गया, तो वो भी हो सकता है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन वाले में भी हो सकता है। और बाकी सेफ्टी प्रोटोकॉल इसमें, और बाकी रेडिएशन मॉनिटरिंग, तो इन सबसे कंट्रोल करा जा सकता है सर, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या आ जाता है? इसमें आता है टाइप ऑफ वेस्ट में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट हो गया, जैसे हाउस होल्ड गार्बेज, पैकेजिंग, फूड वेस्ट, ई वेस्ट हो गया, इसमें डिस्कास कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक कंप्यूटर, फोन्स एंड बैटरीज, ठीक है। तो जो डिस्कार्डेड कर दिया जाता है ना इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि कंप्यूटर, फोन्स, बैटरीज, तो वो सारे ई वेस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। तो उसे जब यूज करने के बाद उसे वो कर देना चाहिए, ठीक है। सॉलिड वेस्ट जो होता है उसे कैसे मैनेज करना है, तो उसे डिस्कार्ड कर देना होता है, ठीक है। एंड प्लास्टिक वेस्ट, नॉन, जैसे कि उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ना, वो जो बोलते नहीं कि अब इसे हरे वो, जैसे एक होता है ग्रीन डिब्बा जिसमें गीला कचरा रखना होता है, एक सूखा कचरा के लिए ब्लू डिब्बा होता है ना, तो प्लास्टिक वेस्ट वगैरह ब्लू डिब्बे में रखना होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, ठीक है। जो कि क्या करता है, और इस वाले वेस्ट से क्या होता है, सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन कॉज होता है। अब कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं? तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये थ्री आर एस को यूज करके, कम करके और रीयूज करके, ठीक है, और रिसाइकल करके,
बाकी composting of the biodegradable waste and segregation of the source wet or say dry and safe disposal of e-waste and plastics. इसमें कुछ केस स्टडीज है, ठीक है। तो ये बताने से पहले मैं तुम्हें बता दूंगा, तुम्हें नोट्स चाहिए होगा तो तुम लोग क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां पे तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे। तो अगर या तो फिर तुम्हें पिन कमेंट में भी मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर पिन कमेंट में बाय चांस अगर तुम्हें ना मिले तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नोट्स ले सकते हो एंड वहां से जाके तुम इसे अफोर्डेबल प्राइसेस में परचेज कर सकते हो, ठीक है। अगर नोट्स चाहिए होगा तो, अगर तुम्हें नोट्स नहीं चाहिए तो तुम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो या तो फिर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो और रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। एंड बाकी अगर तुम्हें कुछ भी पूछना होगा तो तुम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और मुझे बता सकते हो अगर तुम्हें आगे जिस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो ये सारी चीजें भी बता देना तुम लोग, ठीक है। और देखो तुम्हारे नेक्स्ट है केस स्टडीज में भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो ये कब आया था, 1984 में आया था। कब आया था, 1984 में आया था। तो इसका क्या कॉजेस था, ठीक है। तो मिथाइल इसोसाइनेट गैस लीक हो गया था, ठीक है। कहाँ से, यूनियन कार्बाइड प्लांट से। तो जो यूनियन कार्बाइड प्लांट था वहां से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गया था, जिसकी वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गया था। तो बहुत लोग इसमें मर गए थे और क्रोनिक इलनेस हो गया था, ठीक है। और बहुत लोग तो इसमें मर भी गए थे, और जो मरे नहीं थे, जो जिंदा भी थे ना, तो उनकी भी हालत बहुत बुरी थी। एकदम उन्हें क्रोनिक इलनेस हो गया था कि मतलब उनका एकदम किसी का हाथ पैर वो हो गया पूरा, मतलब पूरा डैमेज हो गया पूरा, या फिर पूरे चित्रे उड़ जाते हैं ना, जैसे कि गैस ट्रेजेडी पूरा लीक हो रहा है तो पूरा आग वाग भी फैलना वगैरह, तो बहुत लोग मर गए थे और बहुत लोगों की हालत एकदम बच के भी वैसी नहीं थी, एकदम जिंदा लाश की तरह उनकी हालत हो गई थी बहुत की, ठीक है। तो बहुत क्रोनिक इलनेस हो गया था काफियों को, बाकी इन्वायरमेंटल कॉन्टेमिनेशन भी हुआ था, क्लियर, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि कैसे इंडस्ट्रियल सेफ्टी जरूरी होती है एंड इन्वायरमेंटल रेगुलेशन कैसे पता होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है गंगा एक्शन प्लान, ठीक है। तो गोल इसका क्या था, इसका पॉल्यूशन को कम करना गंगा रिवर में, बाकी कैसे कर सकते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को, ठीक है, क्रिएट करके इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को कंट्रोल करके, पब्लिक अवेयरनेस लाके, कैंपेन्स लाके, ठीक है। और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि पार्शियल जो वाटर पॉल्यूशन वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे करके, और जो है जो गंगा है वो साफ भी हो जाएगा और वहां से पॉल्यूशन बहुत रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा सारा जो चारों यूनिट्स था वो हमने कवर अप कर लिया है, सारा हमने कवर कर लिया एंड हमने सारा देख लिया। और पीवाईक्यूज में तुम्हें मैंने नोट से तुम्हें बता दिया, सारा एक्सप्लेन कर दिया, तो तुम्हें मैं पीवाईक्यूज बस दिखा रही हूँ, तुम लोग वैसे ही अपने पेपर में भी आंसर्स लिखना एंड मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, ठीक है। क्योंकि एक्सप्लेन तो कर ही चुकी हूँ ना मैं, तो तुम्हें मैं क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, तुम्हारे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हो और तुम लोग इसे स्क्रीनशॉट लेके और वीडियो को पॉज करके पूरा वीडियो पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो में देख लेना एंड पढ़ लेना। एंड बस ये बात बोलूंगी कि तुम्हारा पूरा पेपर यहीं से बनकर आएगा, तो तुम लोग बस वीडियो को स्किप मत करना एंड स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ठीक है। तो देखो तुम्हारा पहला क्वेश्चन डिफाइन का आ सकता है, ठीक है। तो उसमें तुम्हें इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये 2 लाइन लिखना, बस 2 लाइन लिखना है डिफाइन में, ठीक है। 1 से 2 लाइन लिख डेफिनेशन लिख देना, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही दे दिया है आंसर में, डिटेल में दे दिया कि अगर यही चीज 3 मार्क्स में आ जाए तो कैसे लिखोगे तुम, ठीक है। तो 3 मार्क्स में आएगा तब ये पूरा लिखना होगा, लेकिन अगर 1 मार्क्स में आएगा तो बस ये डिफाइन आएगा, तो बस इतना ये 2 लाइन लिख देना, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन है, ठीक है, डेफिनेशन का क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन 2 में तुम्हें शॉर्ट नोट्स लिखना होगा, जैसे कि रिवर वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स इंडिया में बताओ, तो तुम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और बाकी तुम्हारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे आ सकता है और इम्पोर्टेंस ऑफ द वेटलैंड एरियाज पे आ सकता है। तो ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा आ सकता है कि स्टेजेस बताओ प्राइमरी सक्सेशन के, ठीक है। तो इसे एक्सप्लेन ऐसे ही कर देना, ठीक है, इसे पढ़ लेना तुम लोग। बाकी लैंड डिग्रेडेशन केस स्टडी से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें तुम्हें छोटे छोटे पार्ट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का 45 मार्क्स का पेपर आता है, तो तुम लोग इसे देख लेना, ठीक है। तो इसे तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया कि मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट क्यों है ये, ठीक है। तो तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, डिफाइन लिख देना, बाकी एक्सप्लेन कर देना सारा, ये तुम्हारा, ठीक है। तो यही तुम्हारा था सारा, ठीक है। तो तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बता दिया, सारा वन शॉट बता दिया, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प होगी और तुम्हारी भी हेल्प होगी। तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड नोट्स चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से तुम लोग जाके
परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो जस्ट तुम्हें 29 रुपीज़ में मिल जाएगा, तो नोट्स वहाँ से जाके ले सकते हो, और नहीं लेना तो वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। एंड बस इतना ही आज के लिए, थैंक यू।